हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो लेसन तैयार किया था वर्क के लिए। तो कोई भी वर्क जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा, कब वर्क डन कंप्लीटली डिफाइन किया जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास होना चाहिए अप्लाइड फोर्स, और उस फोर्स के थ्रू एक पार्टिकल दूसरे जो प्लेस है उस पर डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। यानी अप्लाइड फोर्स के साथ साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट मस्ट है। यानी वर्क डन तब माना जाएगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्वांटिटीज हमारे पास हो, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ही क्या होगा, फोर्स होगा। अब बात आ रही है कि यहाँ कंजर्वेटिव कब होगा वो फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव कब कहलाएगा। अगर वर्क डन एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, किसी पाथ के एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, तब तो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा पाथ पे। तो अगर उस पाथ के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट की हम बात करें, फोर्स होगा कंजर्वेटिव। पाथ की अगर हम बात करें, पाथ पे वर्क डन डिपेंड करता है, तो वो फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब आज हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल, और क्या क्या इसके एक्सप्रेशंस रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव एनर्जी की, यानी एनर्जी जो कंजर्वेशन है वो क्या है। यहाँ पर एनर्जी इन ए क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देखिए, कोई भी क्वांटिटी अगर किसी क्लोज्ड सिस्टम में या फिर आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि उस क्वांटिटी को चेंज नहीं किया गया है, या फिर वो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। कब चेंज नहीं हुई है, मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया, उसकी एनर्जी कितनी है, जूल में कितने भी अमाउंट में आप एनर्जी मान सकते हो। अगर उस सिस्टम पर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी पूरे सिस्टम की, पूरे आइसोलेटेड या क्लोज्ड सिस्टम की एनर्जी वही है जो पहले थी, तो यानी कि ये क्वांटिटी जो है एनर्जी की क्या हो गई, कंजर्व हो गई। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ क्या लिया है, एनर्जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। A closed system means that neither mass nor energy can be transferred to or from outside this system। यानी एक हमने क्लोज सिस्टम लिया है, इस क्लोज सिस्टम को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मास एंड एनर्जी, यहाँ किसकी बात हो रही है, मास एंड एनर्जी की बात हो रही है। ना तो इस सिस्टम से मास एंड एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है, ना ही सराउंडिंग से कोई मास एंड एनर्जी इस सिस्टम के अंदर आ रही है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, एक क्लोज्ड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको कंसिडर करेंगे। It means that the total energy within the system must remain the same। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसके अंदर क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। However, energy can transform from one form to another। देखिए, heat energy is taken from the drink to break the bonds in the ice। ये एक एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट बाय द फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे क्या हो, एक स्टोन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन किसमें ट्रांसफर हो रही है, हीट में ट्रांसफर हो रही है बाय द फ्रिक्शन। अगर स्टोन को किसी सरफेस पे रखा गया है और फ्रिक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन क्या काम करेगा, स्टोन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट के अंदर चेंज कर देगा। यानी कि यहां एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंसिडर अ बॉडी इन अ क्लोज्ड लूप। एक हमने बॉडी कंसिडर की है किसके अंदर, एक क्लोज्ड लूप में। अ क्लोज्ड लूप इज अ सिस्टम where the body returns again and again to the same position। एक क्लोज्ड लूप का मतलब यहां पर क्या है, मान लीजिए एक बॉडी है और वो वापस क्या कर रही है, किसी दूसरे पाथ से, फर्स्ट पाथ उसने ये बनाया और यहां पर वो दूसरे पाथ से वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ रही है। यानी एक ऐसा लूप तैयार किया गया है जिसके अंदर बॉडी की जो पोजीशन है वो रिपीट होती है।
तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एक क्लोज्ड लूप कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, अ मास ऑन ए स्प्रिंग, अ बाउंसिंग बॉल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है इसके, जिसके अंदर हम कंजर्वेशन मानते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए यहाँ बात हम कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो इस वीडियो लेक्चर का आपका मेन टॉपिक है। क्या है, इफ द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए अगर कोई बॉडी किसके अंडर में इन्फ्लुएंस हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में, तो हम क्या बोलेंगे, अ बॉडी विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। यहाँ पर दोनों चीजों की बात हो रही है, सेम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लूप। यानी हमने जो क्लोज्ड लूप लिया है उसमें इनिशियल एंड फाइनल जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, वो क्या होगी, सेम होगी। सिंस वर्क इज द change in kinetic energy, the net work in a closed loop is zero। देखिए ये जो closed loop है इसके अंदर फर्स्ट पाथ हम लेके गए, हाफ पाथ में जो एनर्जी एंड वेलोसिटी थी वही क्या होगी, नेक्स्ट हाफ में होगी, एंड जो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो क्लोज्ड लूप में जीरो हो जाएगा। नो नेटवर्क इज डन इन अ क्लोज्ड लूप, यानी कि इस क्लोज्ड लूप में जो वर्क डन है वो कितना होगा, जीरो होगा। अब यहां पर इसको विद डायग्राम हम समझते हैं। प्रिंसिपल 1, कंसिडर द क्लोज्ड लूप ABA। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा क्लोज्ड लूप है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की जो पोजीशन है रिपीट हो रही है, यानी पार्टिकल ने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आकर वो फिनिश करता है। यहां देखिए A, B एंड A टू B जा रहे हैं, तो यानी कि हम एरो बनाएंगे A टू B, फिर B टू A आ रहे हैं, एरो बनेगा डाउन साइड, यानी फर्स्ट पाथ में जो वर्क हुआ उसको हम लिख रहे हैं W1, सेकेंड पाथ का जो वर्क है उसको हम लिखेंगे W2। सिंस द टोटल वर्क ओवर द लूप मस्ट बी जीरो फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, यानी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। जहां से चलना स्टार्ट किया था उसी पर ही वापस आकर ये खत्म कर रहा है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यानी कि वर्क कितना होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है तो इस क्लोज लूप में वर्क कितना हो गया, हम एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं कि वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। We know that W1 एंड W2 जो है वो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो W1 प्लस W2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को एक लूप पे ट्रेवल कराया जाता है और वो एक क्लोज्ड लूप है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, और यही फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल 2। Now consider that W1 and W2 both have the same starting and finish point, यानी अब W1 and W2 के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो भी सेम है एंड जो एंडिंग पॉइंट होगा वो भी सेम है। यानी हमें जाना है A to B, वर्क डन W1, A to B के लिए दूसरा पाथ हमारे पास ये है और उसके लिए वर्क डन है W2। अब क्या होगा, सिंस इन द प्रीवियस सिचुएशन में क्या था, स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो क्या था, A to B था, फिर जो एंडिंग पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं वो B to A था। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि दोनों पाथ एक साथ स्टार्ट हुए और एक साथ किस पर खत्म हो रहे हैं, B पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं, यानी जो वर्क W1 होगा वो W2 के डायरेक्टली इक्वल आएगा। The work done is the same irrespective of which path is taken. This is called path independence। ये जो है वो क्या होगा,
पाथ इंडिपेंडेंस होगा। मैंने डेफिनेशन में आपको पहले ही बता दिया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी वो डिपेंड किस पे करेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां कंजर्वेटिव फोर्स का आपको बेस्ट एग्जांपल बताया जा रहा है ग्रेविटी। कंसिडर अ बॉल दैट इट इज थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड्स एंड अलाउड टू फॉल बैक टू द ग्राउंड। यहां से किसी बॉल को फेंका गया है थीटा एंगल पर और ये पैराबोलिक पाथ बना के वापस आ रही है ग्राउंड पर, तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पर, तो ये जो फोर्स होगा वो आएगा कंजर्वेटिव फोर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल 1, वर्क ओवर ए क्लोज्ड लूप। W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम बात करते हैं कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इन दोनों का वो कोस थीटा बनाएगा। डॉट हटाएंगे हम, कोस थीटा आएगा, और ये अपसाइड की बात हो रही है जब किसी बॉल को अपसाइड फेंका गया है और उसे अलाउ किया गया है डाउन साइड जाने के लिए, तो दोनों ही वर्क हम निकालने वाले हैं। MGH यहाँ कोस थीटा जो है वो हम लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में 180 डिग्री और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लेंगे 0 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू हमारे पास आती है -1, तो हमें कितना वर्क मिलता है -mgh। नेक्स्ट कोस 0 की वैल्यू होती है 1, देन mgh हमारे पास वैल्यू आती है। अब जो हम नेट वर्क 0 की बात कर रहे थे वो हमने कैलकुलेटिव स्टडी के साथ हमने निकाल लिया है। क्या आया हमारे पास, टोटल वर्क आता है -mg प्लस mg इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसकी कैलकुलेटिव स्टडी भी कर ली है। प्रिंसिपल नंबर 2, पाथ इंडिपेंडेंस। हमने इसको पहले भी देख लिया है, एक बार वापस हम इसको देख लेते हैं। Recall that it required the same amount of work for gravity to bring the leaf down to the ground irrespective of its path। यानी ग्रेविटी का ही एग्जाम्पल लिया गया है और विद डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ से वो इंडिपेंडेंट रहता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। मैंने आपको बताया कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अंदर वर्क जो होगा वो क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ यानी कि ये जो फोर्स है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे हमने ग्रेविटी को कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बेस्ट एग्जांपल लिया है, उसी तरह से जो फ्रिक्शन होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। कंसिडर अ क्रेट दैट इज पुश्ड अ डिस्टेंस x ओवर अ रफ फ्लोर। यहाँ पर जो फ्लोर है वो कैसा है, रफ फ्लोर है, एंड देन पुश्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस बॉक्स को पहले इस तरफ पुश किया जाता है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर ये बैक साइड आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और ये किसका एग्जाम्पल माना जा रहा है, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। प्रिंसिपल नंबर 2, पाथ इंडिपेंडेंस। As seen previously, if the distance between A and B के बीच में जो डिस्टेंस हमने ली है वो कितनी है, x है, then the work done by friction between A and B, जो वर्क डन होगा हम क्या लिखते हैं, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू के एन लिखेंगे। यहाँ एन है नॉर्मल फोर्स एंड म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन का एक वीडियो पहले ही देख लिया है, अच्छे से उसकी स्टडी कर ली है, आपको पता होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होता है, कैसे इसका एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ
जो ए टू बी जाने में जो वर्क हुआ वो कितना है, माइनस म्यू के एन एक्स। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो ए एंड बी के बीच में है। कंसिडर नाउ अ डिफरेंट पाथ बिटवीन ए एंड बी। एक हमने डिफरेंट पाथ कौन सा लिया है, ए टू बी हमने ये पाथ ले लिया है। सिंस फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द वर्क डन ऑन दिस न्यू पाथ इज, यहां पर जो न्यू पाथ होगा वो कितना होगा, माइनस म्यू के एन पाई एक्स। देखिए यहां पर पाई एक्स का मतलब क्या है, यहां ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ हमने पाई लिया है। समरी क्या है, समरी देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नो नेट वर्क ओवर ए क्लोज्ड लूप, कोई भी नेटवर्क जो है वो नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑन रिटर्निंग टू द सेम पोजीशन ईच टाइम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आने में जो काइनेटिक एनर्जी होगी एंड जो वेलोसिटी होगी दोनों ही सेम रहेगी। इक्वल वर्क बिटवीन टू पॉइंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस पाथ, यानी दोनों ही पाथ में हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पाथ लिए हैं, जिसमें ए टू बी जा रहे हैं, बी टू ए आ रहे हैं। एंड सेकंड प्रिंसिपल में हमने क्या किया, ए पॉइंट से दोनों पाथ स्टार्ट होके बी पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, दोनों में ही क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। या फिर हम क्या बोलेंगे, इक्वल वर्क बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल में, W1 इक्वल्स टू W2। एंड जो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा जिसमें A टू B एंड B टू A आ रहे हैं, उसमें वर्क क्या होगा, W1 इक्वल्स टू माइनस W2। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की हमने बात की, नेटवर्क ओवर क्लोज लूप, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ऑन रिटर्निंग टू द सेम पोजीशन ईच टाइम। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, वो डिपेंड करती है पाथ पे। यहां पर जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा पाथ पे, यानी एनर्जी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में दोनों टाइम यानी रिटर्न करने पर सेम आ रही थी, अब क्या होगा कि वो रिटर्न करने पर सेम नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी, एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। डू मोर वर्क ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ यहाँ पे वर्क जो है वो लॉन्गर होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। इसको पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की क्यों बात की जा रही है। इफ मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी वेरीज अंडर वर्क, then there must be at least another form of energy involved in the system। अगर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है अंडर वर्क, then there must be at least another form, यानी कि एक फॉर्म और होगी एनर्जी की, जिसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरे एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होगी। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर U। दिस एनर्जी इंक्रीजेस एज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अपनी रेस्ट स्टेट में है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी अपनी पोजीशन के कारण वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो मोशन में आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब मान लीजिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम कब होगी, जब वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होने के बाद जब वो मोशन से वापस रेस्ट पोजीशन में आएगा, रेस्ट पोजीशन में आते ही उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ बताया गया है यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय U, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही दिस एनर्जी इंक्रीजेस, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी एज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। दिस इंप्लाइज, ये क्या हमें बता रहा है,
U प्लस के इक्वल्स टू E, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। du इक्वल्स टू माइनस डी के, पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल होगी किसके लिए, फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। और यही क्या है हमारे पास, नेट एनर्जी है या फिर इस सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी होगी। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज इज कांस्टेंट, यानी एक कंजर्वेटिव सिस्टम है हमारे पास और उसमें क्या है, एनर्जी कंजर्व है। हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा क्लोज्ड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम हमने लिया है जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो ना तो मास और ना ही एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है और ना ही वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। इसका मतलब क्या है, उस पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। वो चेंज किस तरह का होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी दोनों ही टाइम जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में हमारे पास कुछ चेंजेस आए, उन चेंजेस को अगर हम छोड़ दें और टोटल अगर एनर्जी की बात करें तो इनिशियल स्टेट में टोटल एनर्जी फाइनल स्टेट में टोटल एनर्जी के इक्वल होगी और वही इस क्लोज सिस्टम की एनर्जी कंजर्वेशन होगी। यहां आपको इस पूरे लेक्चर में इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। हमने पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी की बात की है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात की है, साथ ही हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करके इसके एक्सप्रेशन निकाले हैं, ग्राफ के थ्रू इसको समझा है। यहां हम बात करते हैं वर्क इक्वल्स टू डेल के, काइनेटिक एनर्जी लिखी जा रही है। एनर्जी को हम वर्क के लिए लिख सकते हैं, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम क्या माने, यहां पे इसको हम ले लें पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव में आएगी और यहां पर इसको इस एक्सप्रेशन से भी दिखाया जा सकता है और यही हमारे पास क्या है, वर्क डन है नेगेटिव। यानी कि पूरा जो कंजर्वेटिव हमारे पास जो वर्क आया, कंजर्वेशन ऑफ जो वर्क है उसका एक्सप्रेशन हमें बताना हो तो इस तरह से हम बता सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद एग्जाम्पल आज हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। डिटेल्ड स्टडी हम सब टॉपिक की कर ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।